प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम निरंतर आपको परीक्षा स्पेशल के वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप उसकी तैयारी कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक एक प्रश्नों पर यहाँ पर आपके लिए विश्लेषणात्मक ई क्लास आपको निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे हम ये चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल 1 to 1 प्रश्नों पर आप बिल्कुल तैयारी करते रहें। निश्चित तौर पर जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भाग 1 में आया था, ये भाग 3 में आया, ये भाग 10 में आया, और आप पूरे के पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर सरल कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। कल हमने भाग 1 पहले प्रश्न का पहला यानी पहले प्रश्न में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, तो पहला प्रश्न था वैदिक गणित का, और आज जो दूसरा प्रश्न आ रहा है वो प्रश्नावली 3। आपके पास प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली जो 3 है वो है आपकी बहुपद। बहुपद से ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये जो दूसरा प्रश्न होगा पहले का दूसरा जो प्रश्न होगा वो बहुपद से होगा, और कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। ये बात हमारे जहन में बहुत अच्छे से आ गई। अब कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपको पता है। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो छोटे होंगे, मुश्किल से 2 या 3 लाइन में आप उसको सरल कर लोगे। आपको बिल्कुल सरल करना पड़ेगा। और जब भी बोर्ड ब्लूप्रिंट देता है, अभी बोर्ड ने केवल मॉडल पेपर दिया है, ब्लूप्रिंट अभी दिया नहीं कि कौन सी प्रश्नावली का ज्ञान पक्ष से आएगा या बोध से आएगा या विश्लेषण से आएगा या कौशल से आएगा, ये अभी तक आया नहीं हमारे पास। हम केवल मॉडल पेपर के अनुसार हम विश्लेषणात्मक कर रहे हैं प्रत्येक प्रश्नों को, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक प्रश्नों पर अपना अभ्यास जारी रखें, और निश्चित तौर पर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ आज का बहुपद प्रश्नावली का जो पहले का जो दूसरा प्रश्न आपके आएगा, उसका पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, और यहाँ पर कहा कि व्यापक रूप में रेखिक बहुपद है। अब व्यापक रूप की बात कर रहा है, रेखिक बहुपद की। अब आप समझ रहे हो कि ये किसकी पूछ रहा है, ये रेखिक बहुपद का क्या पूछ रहा है? व्यापक यानी मानक रूप पूछ रहा है वो। अब यहाँ पर 4 है, ax² प्लस bx प्लस c, और ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d, और तीसरा है ax प्लस b, और चौथा दे रखा है ax² प्लस bx3। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेखिक बहुपद का मान तो ये हो गया, यानी जिसमें ये चर है, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यहाँ पर चर की यानी x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो वो क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। और ये तो हो गया रेखिक बहुपद, हमने उत्तर लिया इसको रेखिक बहुपद के रूप में। और ये वाली कंडीशन है आपको ax² प्लस bx प्लस c, तो आप कहोगे सर ये रेखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर देखो x की अधिकतम घात कितनी है? आप कहोगे 3 है, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद, जिसमें 3 घात हो, ठीक है। ये आपके रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल्स है, ये आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है, और ये आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है, और ये किसके रूप में है? व्यापक रूप में। तो आपसे अगर रेखिक बहुपद के बारे में पूछे तो x प्लस b, आपसे द्विघात बहुपद के बारे में पूछे तो ax² प्लस bx प्लस c, आपसे अगर त्रिघात बहुपद के बारे में पूछे तो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका कंसेप्ट क्लियर। यानी एक प्रश्न में हमने 3 प्रश्न निकाले हैं यहाँ पर। ये तो हो गया आपका रेखिक बहुपद। आप कहोगे सर ये तो रेखिक बहुपद हो गया। ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मानक रूप है, रेखिक का मानक रूप, द्विघात का मानक रूप और त्रिघात का मानक रूप। कोई सा भी आपके परीक्षा में आ सकता है। यहाँ तो प्रश्न हमने रेखिक का ही लिया था, आपसे कोई से भी प्रश्न का मानक रूप पूछा जा सकता है।
अब देखो सेकंड वाला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दे रखा आपको ये ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल का मान ज्ञात करो। तो देखो मैं यहाँ पर सरल कर रहा हूँ इसको, ax² प्लस bx प्लस c ये आपको दे रखा है और शून्यक यानी अल्फा और बीटा है। अब आपको पता है शून्यकों का योग के लिए आप क्या करते हो, आप करोगे कि सर किसका, x का गुणांक, किसका गुणांक, x का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये हिंदी वाली गणित है। अब x का गुणांक, x के सामने कौन है, प्लस का b है, तो आ गया माइनस, और ये x का गुणांक कितना हो गया b बटा x² का गुणांक कितना है यहाँ पर a, ये मैंने a लिख दिया। तो आपने योग का तो निकल गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना, यानी योग के रूप में अगर पूछे यानी अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है, ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक, तो शून्यकों का योग तो कितना हो गया माइनस b अपॉन a। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर क्या है अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। अब आपके पास अचर पद देखो क्या है, यहाँ पर c है, ये c आ गया, बटा x² का गुणांक क्या है a है, ये a आ गया। अब आप ढूंढो कि सबसे पहले तो आना चाहिए माइनस b अपॉन a, यहाँ पर माइनस b अपॉन a, ये माइनस b अपॉन a आ गया, और गुणन के रूप में क्या आना चाहिए c बटा a, ये c बटा a आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा a वाला होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर है ये बिल्कुल बहुत इजी आंसर है। इसके लिए आपको पता है ये आपको द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हम लेते हैं और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक, x के सामने कौन है b है प्लस का, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया b, और इसके आगे माइनस था, माइनस लगा दिया। x² का गुणांक, अब देखो x² गुणांक x के आगे कौन है a, अगर कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं, ध्यान रखना। तो ये आ गया माइनस b अपॉन a, और गुणन के रूप में अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद कौन है यहाँ पर c, तो c बटा a, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा माइनस b अपॉन a और c बटा a। क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप कहोगे सर सबसे पहले है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना है, आप कह दोगे सर शून्यकों का योग है माइनस b अपॉन a। अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है c बटा a, तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया a, ठीक, और ये पहले वाले का क्या था c। अब चलते हैं द्विघाती सूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, समझ गए क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। और इसके लिए सीधा सीधा देखो पहला नहीं है क्योंकि x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट सी है, तो ये पहला वाला नहीं है। यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, सी कम है यहाँ पर, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, ये भी नहीं है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। तो आप कह दोगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ये श्रीधराचार्य का क्या हो गया आपके पास सूत्र हो गया, और श्रीधराचार्य के सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर द्विघात जो आपके बहुपद है उसके आसानी से हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसके बाद में देखो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर 4, इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपको पता है मानक रूप होता है के मूलों की प्रकृति विभक्ति कर यानी इसको डी भी लिख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मानों में सत्य है, आपको सत्य ढूंढना है। पहला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, तो आप कहोगे कि इसके मूल क्या है वास्तविक और भिन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं भिन्न होते हैं। तो पहला हमने माना वो राइट है। दूसरा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक और समान होंगे, ये भी राइट है। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे 0 से, और मूल क्या है काल्पनिक, ये भी सही है।
क्योंकि मान किस में आएंगे यहाँ पर, माइनस में, और जो भी माइनस में होते हैं वो सब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो ये माइनस का काल्पनिक हो गया। तो अब चौथे नंबर पे क्या बच रहा है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, और डी यानी उपर्युक्त सभी। इस तरीके से हमने ये बेसिकली थ्योरी के रूप में मैंने इस पार्ट का ये मान के चलना कि बिल्कुल बहुत इस पार्ट को हमने ये चारों प्रश्नों के रूप में इस प्रकार रखा है कि आगे की गणित आप जो जो सवाल पूछेंगे वो इनकी सहायता से ही आपको हल करने हैं। तो ये चारों प्रश्न तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि बहुपद, आपको बहुपद दे रखा है, और बहुपद भी कौन सा है, आपके पास बहुपद है सीधा सीधा एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6, ये वाला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं। आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा कि हम एक्स का वो क्या मान रखें कि पूरे समीकरण, इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड हम कक्षा 6 से ही करते आ रहे हैं। कौन सी कक्षा से करते आ रहे हैं हम, कक्षा 6 से हम इसके गुणनखंड करते आ रहे हैं। गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले कोने कोने वालों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर माइनस का 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का एक्स। अब आपके जहन में प्रश्न उठता है कि इस माइनस के 6 एक्स स्क्वायर के टुकड़े करने हैं। तो ये आ गया 3 × 2, 3 दूना 6, किसका 6 चाहिए, माइनस का। और जोड़ने पर क्या चाहिए, माइनस का एक्स। तो आप कहोगे माइनस का तो 3 और प्लस का 2। देखो माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ भी एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो। तो आप कह दोगे माइनस 6x को हम किस रूप में लिख सकते हैं, माइनस का 3x प्लस 2x। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस का 6। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, x माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 दूना 6। तो यहाँ आ गया 3, दोनों में कॉमन ढूंढो क्या आ रहा है, x माइनस 3, क्या बचा, x प्लस 2। अब आपको पता है शून्यक, शून्यक का मतलब इसमें क्या रख दे, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। अब देखो यहाँ पर इसको भी 0 के बराबर करो, x प्लस 2 बराबर 0, 2 चले गया इधर, तो इधर जाने को क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2, और ये 2 किसका है, माइनस का। अब आप ढूंढो कि इसका आंसर क्या होगा। x का मान तो 1 3 और 2, ये इस प्रकार लिखा हुआ है 3 और 2। ढूंढो, आप कहोगे सर ये 3 और 2 तो है लेकिन माइनस का 2 नहीं है, तो पहला गड़बड़। दूसरा देखो 3 और माइनस का 2, यही है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आपके जहन में बात बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि जो सर बता रहे हैं मैंने आपको बिल्कुल गुणनखंड करके बताया है। आपको छूट है, आप कोई सी भी विधि से इसके गुणनखंड कर सकते हो। आप चाहो तो ये द्विघाती सूत्र से भी इसके गुणनखंड कर सकते हो, आप चाहो तो इसके पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसके गुणनखंड कर सकते हो। इस तरीके से जो हमने इसका आंसर ढूंढा वो आंसर क्या प्राप्त होता है, 3 और माइनस का 2। मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें कोई ऐसी कोई नया कंसेप्ट भी नहीं था ये, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है, और ये कहा गया कि प्रश्न नंबर 6 में यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है, का एक शून्य का आपको क्या दे दिया उसने सीधा सीधा क्या दे दिया, 3 दे दिया। यानी कि इस पूरे समीकरण में हम f का मान यानी 3, इसे x का मान 3 रख दें तो पूरा पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पूरा पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम रख के देखते हैं। लो भाई 2, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, ठीक है, 3 प्लस k। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि इसका पूरा पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। लो हल करो, किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो ये आ गया देखो 2 × 3 × 9 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। 9 दूना 18 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। देखो 9 दूना 18, ठीक।
ये आ गया 3 3 3 9, ठीक। ये 2 नहीं है यहाँ पर, कितना है 3 है, ये ध्यान रखना, कितना है 3 है। तो देखो 3 3 9, 9 को 2 से गुणा, प्लस ये 3 ये 3 ये प्लस ये के। अब देखिए 9 दूना है 18, और यहाँ पर 3 और है, 18 और 3 कितना हो गया 21, प्लस के बराबर 0। 21 को इधर पक्षांतरण कर दो तो के बराबर हो गया 21 प्लस का है इधर, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो के का मान कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 21। इसी तरह का आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में आपको ये प्रश्न दिया हुआ था, तो इसका जो आंसर हमको सीधा सीधा जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 21 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए वापस समझ ले इसको कि ये क्या कह रहा है। इसके 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक दे रखा है, के का मान पूछा है। शून्यक का अर्थ होता है कि वह मान जो आप इस समीकरण इस बहुपद में आप रखोगे तो इस बहुपद को क्या बना देता है, वो 0 बना देता है। कौन, शून्यक। तो यहाँ पर आपको शून्यक दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो आपने क्या किया, जहाँ पर भी x था वहाँ पर क्या रख दिया 3 रख दिया, तो 2 ये x की घात 2 यानी 3 × 3 9 आ गया, ये x की जगह 3 रख दिया, ये k की जगह k बराबर 0 आ गया, 9 दूना 18 का ये 3 ये आ गया, 18 और 3 21, और ये आपका सीधा सीधा जो आंसर आया वो कितना आया माइनस का 21। इस तरीके से हमने ये जो आपका प्रश्न नंबर 6 था। अब प्रश्न नंबर 6 के अंदर आप उत्तर ढूंढो। ये तो आपका रफ वर्ग है, तो ये पर उत्तर क्या है माइनस का 21, तो ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, और इसका क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 21। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है एक द्विघात समीकरण। अभी तक के प्रश्नों में हमने बहुपदी बहुपद की बात की थी, यह आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है जैसे आपके पास ये बहुपद है x² + bx + c, ये तो बहुपद है, बराबर 0 लगा दूं तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट 2 साइड हो गई, एक तो LHS हो गई और एक RHS हो गई, और बीच में क्या है बराबर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं बराबर, यानी सारे मान, इन सभी का मान भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0, यानी कि x² - kx + 4 बराबर 0 दे रखा है, के मूल समान हो, के मूल समान हो। अब आ जाओ सीधे सीधे इस पे, यदि b² - 4ac बराबर 0 मूल समान क्या हो, समान हो, तो ये समान वाली कंडीशन आ गई। ये लो भाई समान वाली कंडीशन, जब मूल समान हो तो k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपके पास सीधा सीधा मूल समान वाली कंडीशन आपको लगानी है, और मूल जो समान वाली जो कंडीशन है वो क्या होती है b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर देखो b का मान बताओ कितना है माइनस का k, a का मान बताओ, a का आप बता दोगे a का मान क्या है, x² के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं 1 होता है, और c का मान कितना है 4। ये सारे मान उठा के इसमें रख दो, तो देखो ये तीनों मान उठा के किस में रखना है, इसमें विभक्ति कर में, तो b का मान माइनस का k का स्क्वायर -4 × a का मान 1 और c का मान 4 बराबर 0, माइनस का k, ये देखो माइनस का k को ये माइनस k इंटू माइनस k करेंगे, माइनस माइनस प्लस k इंटू k² हो गया। अब देखो 4 को 4 से गुणा किया 16 बराबर 0, तो k² बराबर 16 चले गए इधर तो प्लस का, तो k² बराबर कितना हो गया √16 k बराबर, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा √ और k का मान ±4, यानी k का मान प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस वाला ही दे रखा है अबेसद के अंदर आपको। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि बताइए 2 आंसर है कि 1 आंसर है कि 4 आंसर है कि 3 आंसर है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर कह देंगे कि सर इसका जो आंसर है वो क्या है +-4 होगा। तो यहाँ पर देखो 2 तो है ही नहीं, आपके पास 1 भी नहीं है, आपके पास 4 है, और ये डी वाला नहीं है, तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपके जहन में ये बात अच्छे से आ गई होगी। यहाँ पर मूल समान दे रखे हैं, आपको यहाँ पर ये भी दे सकते हैं मूल वास्तविक और भिन्न है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी पहली वाली। आपको अगर वो दे दे
कि मूल काल्पनिक है तो कंडीशन कौन सी लगेगी, थर्ड वाली। तो ये कंडीशनों को आपको अप्लाई यहाँ पर करना आना चाहिए। और ये कंडीशन कहाँ से लेनी है अपन को, ये चौथे वाले सवाल से लेनी है। अगर चौथा वाला सवाल आपके जहन में अच्छे से आ गया तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लोगे। देख लो आप, हमने क्या किया है, हमने केवल विभक्ति कर का प्रयोग किया है। और विभक्ति कर कौन सी थी, ये प्रश्न नंबर 4 में ये तीनों विभक्ति कर ही यहाँ पर लिखी हुई है। और मैंने जो आपके लिए अबसदा का जो प्रश्न बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि तीनों विभक्ति कर आसानी से बिल्कुल बच्चा उपयोग कर सके, इसीलिए मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बीच में रखा है। इसके बाद में अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा है, और क्या कहा है आपसे ही मैं इसका जवाब चाहूँगा कि प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 है का विभक्तिकर होगा। यानी इसका मान पूछा उसने। क्या पूछा, इसका मान। यानी 3√3x² + 10x + √3 = 0। यानी सीधा सीधा x का मान उसने यहाँ पर आपसे पूछा है। और सीधा सीधा जो x का मान हम इसका ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर दे रखा है का विभक्तिकर होगा। तो जब विभक्तिकर होगा तो हम तुलना करें। क्या करें, तुलना करें। यहाँ पर देखो विभक्तिकर पूछा है, हमें पता नहीं है कि जो d विभक्तिकर होता है b² - 4ac, ये क्या पता बराबर 0 है कि छोटा है कि बड़ा है, हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान सबसे पहले b का मान, b क्या है यहाँ पर प्लस का 10, a बराबर कितना है यहाँ पर, आप कहोगे 3√3 है, और c बराबर कितना है √3। ठीक है, आपने a, b और c का मान आसानी से यहाँ पर समझ लिया। उठा के इसमें रखो, किसमें, b² - 4ac में। b का मान कितना है यहाँ पर 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर -4 × a का मान बताइए। a का मान आप कहोगे सर ये आ गया 3√3। देखिए हमने यहाँ तक हम पहुँच गए कि b का मान रख दिया हमने 4 रख दिया, a का मान रख दिया 3√3 और c का मान रख दिया। अब इसको हम सरल करते हैं। 10 का वर्ग कितना हो गया 100, माइनस यहाँ पर आ जाएगा देखो 4 × 3, ये आ गया 4 × 3, √3 × √3 कितना हो गया 3, तो ये आ गया 100 माइनस 3 × 9, 4 × 9, 100 माइनस 9 चौका 36। अब 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 में से 6 गए तो 4, 9 6 यानी कितना हो गया 6। तो आपके पास ये विभक्तिकर के रूप में, यानी ये किसका मान प्राप्त हो गया, आपका विभक्तिकर का मान प्राप्त हुआ। और जो विभक्तिकर थी ये d यानी b² - 4ac का मान कितना प्राप्त हुआ है 64। तो यहाँ पर आप ढूंढोगे कि इसमें 64 कहाँ पर है, तो आप कह दोगे सीधा सीधा कि सर ये 64 यहाँ पर है। ये तो ये ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर निकाला हमने उसने पूछा विभक्तिकर का मान क्या होगा। अब हमको विभक्तिकर दी नहीं कि मूल बराबर है कि काल्पनिक है कि भिन्न भिन्न है, हमको तो पता है विभक्तिकर b² - 4ac। b² - 4ac का उपयोग हमने किया। b का मान 10, a का मान 3√3, c का मान √3। ये मान उठा के हमने किस में रख दिया, सीधा सीधा हमने हमारे जो b² - 4ac था, और b² - 4ac में जब ये मान रखा b² यानी 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ये 4, a का मान ये रख दिया 3√3 और c का मान रख दिया √3। 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 4 × 3, √3 का मान कितना हो गया 3, यह आ गया 3 × 3 9, ये 4 का 4, ये 100 का 100, 100 माइनस 9 चौका 36, 100 में से 36 गया तो कितना बचा आपके पास 64। इस तरीके से हमने इसका आसानी से द्विघात समीकरण जो आपको दे रखा है उसका विभक्तिकर हमने बहुत आसानी से इसका निकाला है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि आपके लिए एक द्विघात समीकरण है, और समीकरण भी क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है आपके लिए 4
एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है। अब आपको ये निकालना है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, कि भाई ये काल्पनिक होगा, वास्तविक एवं समान है, कि वास्तविक एवं भिन्न है, कि काल्पनिक एवं समान है, कि काल्पनिक एवं भिन्न है। उसके लिए वही आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वही आपके पास विभक्तिकर है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपके पास विभक्तिकर क्या है, आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान बताओ कितना है, यहाँ पर आप बता दोगे माइनस का 12, ए का मान आपके पास 4, सी का मान माइनस का 9। ठीक है, ये मान इसमें रख दो आप उठा के। तो देखो मैं यहाँ पर इसका मान रख रहा हूँ बी का मान आप देखो बी कितना माइनस का 12, तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान आपने निकाल रखा 4 इंटू सी का मान माइनस का 9। तो 12 12 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस को ये माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो गया प्लस, ये आ गया 16 इंटू 9। ठीक, 144 प्लस 9 छक्की 54, 5 9 एकम 9 और 5 14, 144 और 144 288। अब आप बताओगे आपके पास आ गया 288। बताइए ये 0 से छोटा है या बड़ा है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि ये जो 288 ये 0 से क्या है, बड़ा। अब 0 से बड़े वाली कंडीशन ढूंढो, यहाँ पर कहाँ पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। ये सेक ए वाली कंडीशन ये। तो जब इसमें क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न को आपको सरल करना है और सरल करने के बाद में ही आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर चिन्ह लगाना है ए बी सी में और डी में कि ए सही है या बी सही है या डी सही है। अगर ये बराबर आ जाता, क्या आ जाता, आप कह देते कि इस पूरे का मान किसके बराबर आ जाता, 0 के। तो अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम कह देते मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान पहली वाली कंडीशन लगा देते। अगर ये आ जाता कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो हम कह देते मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। हम काल्पनिक की बात कर लेते। लेकिन यहाँ पर ये जो 288 है ये किससे बढ़ाया है, 0 से बढ़ाया है। इसलिए हम इसको किस रूप में रखेंगे, किसके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न। ये देखो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर सरल किया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कहा कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और 4 हो। आपको मैंने बताया है कि जैसे शून्य का आपको दिए हुए हो तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 0। अगर समीकरण के रूप में है, ये समीकरण के रूप में नहीं है, बहुपद के रूप में, हम इस प्रकार लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मतलब पहला बहुपद, बीटा का मतलब दूसरा बहुपद। ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस पहला बहुपद का मान कितना, माइनस का 5, दूसरा कितना 4, ये प्लस 4 कोष्टक बंद x। ये आगे आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना माइनस का 5 इंटू बीटा ने यहाँ पर मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान माइनस का 5 और बीटा का मान कितना रख दिया, प्लस का 4। बीच में प्लस का चिन्ह था, ये एक्स आ गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या माइनस का 5 और बीटा क्या है 4। अब इसको हल कर लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का है 5 माइनस का, दोनों को हल किया तो कितना हो, माइनस का 1। माइनस से गुणा होगा तो क्या हो गया, प्लस, प्लस का 1x और ये 4 पंजे 20, माइनस का 20 बराबर 0। अब आप कह दोगे कि ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब यहाँ से ढूंढो, यहाँ पर ढूंढेंगे तो कौन सा आंसर होगा इसका, आप कहोगे कि सर इसका जो आंसर होगा वो बी वाला आंसर होगा। सीधा सीधा देख लो आप, बी वाला ही आंसर हो रहा है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वाला समीकरण समझ नहीं आया तो इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, जब भी अल्फ़ा और बीटा शून्य दिए हुए हों तो आपको समीकरण ज्ञात करना हो या बहुपद ज्ञात करना हो
तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा। ये आपके पास सूत्र है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा के रूप में लिख दिया, ऐसे लिख दिया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। आप कह दोगे कि सर ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्य का है, तो शून्यकों का जोड़ ये योग हो रहा, ये शून्यकों का गुणनफल ये लिख रखा है मैंने हिंदी में, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो आपने इसका आंसर ढूंढ लिया और वो आंसर कौन सा आ गया, बी वाला आंसर हो गया। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 10वां। अब 11वां देखो, ये प्रश्न नंबर 11 और 12 आपके मॉडल पेपर में है, तो ये मान के चलना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या दूसरा और तीसरा प्रश्न इस प्रश्नावली से होगा। तो ये आपको पक्का होना चाहिए कि 2 प्रश्न यानी 2 नंबर सीधे सीधे 1 नंबर के आपको सीधे मिल रहे हैं। अब सीधे उसको ज्ञात करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यहाँ दे रखा 4x प्लस 2 में x बराबर 0 रखने पर रखो ये 4x प्लस 2 किसका मान है, f(x) का। अब x बराबर कितना रखना, 2, तो f(2) बराबर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूना 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। अब इसमें ढूंढ लो कहाँ पर है 10, ये रहा आपके पास 10। तो ये सीधा सीधा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। वापस देख लो, यहाँ पर f(x) बराबर क्या दे रखा है, 4x प्लस 2, x बराबर कितना है, 2। जहाँ पर भी आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर 2 रख दो। ये f(x), x की जगह 2 बराबर ये 4, ये 4, x की जगह गुणा करके 2 लिख दिया, प्लस ये 2, ये 2, 4 दूने 8 प्लस प्लस 2, 2, 8 2 10। ये आपका सीधा सीधा क्या निकाल लिया आपने, इसका आंसर निकाल लिया। और ये इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ आपके पास, 10 प्राप्त हुआ। इसके बाद में अब आता प्रश्न नंबर 12। ये भी आपको जो मॉडल पेपर है, ये जो अपनी बोर्ड का मॉडल पेपर है ना RBSC, ये दोनों ही प्रश्न मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे सर मॉडल पेपर हल कराओ, ये सारा मैं एक एक प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने आपके लिए अभी 12 प्रश्नों पे बात कर रहा हूँ मैं, आपको तो बहुत सारे कम से कम 30-40 प्रश्न छोटे छोटे बनाने हैं, ये मान के चलना। तो यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग होगा, तो शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए वही एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसमें वो मान रखने पर इसका मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये दोनों कोने कोने वाला गुणा करो, तो ये आ गया माइनस 8x स्क्वायर, गुणा करने पर तो माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। इसके टुकड़े क्या होंगे, जैसे 4 दूने 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और दोनों को जोड़ने पर कितना चाहिए, माइनस का 2, ये माइनस का और ये किसका हो गया, प्लस का। यहाँ पर x लगा दो, ये भी x लगा दो, तो इस माइनस का 8x स्क्वायर का जो टुकड़ा आपके पास आ गया माइनस का 4x प्लस का 2x, तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ढूंढो, ये x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन ढूंढो, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लो, x माइनस 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। यहाँ पर देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई, उसने कहा शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, योग। आपके पास 2 शून्य निकल गए, 4 और माइनस का 2, जोड़ो इसको, 4 प्लस माइनस का 2, 4 माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस का 2, ये हो गया आपके पास कितना, 2 आंसर आ गया। अब ढूंढ लो भाई इसमें 2 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ये आपको बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में इस x का मान क्या रखें कि रखते ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे अभी ये 4 है, अब मैं प्रयोग करके बता रहा हूँ आपको। देखो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या रख दें 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8, माइनस का 8, माइनस 8 और माइनस 8 माइनस का 16 बराबर 0 हो गया। दूसरा क्या निकला था, माइनस का 2, ये आ गया 2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8
-2 इंटू -2 प्लस का 4, -2 इंटू -2 प्लस का 4 -8, -4 में 8 यानी +4 और 4 कितना हो गया 8 -8, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। आपने दोनों ही मान रखे, आपने मान 4 रखा तब भी 0 आ गया, आपने मान 2 रखा तब भी 0 आ गया। इसका अर्थ ये है कि जो दोनों आपने शून्य जो निकाले हैं वो शून्य के एकदम क्या है राइट है। और हमने यहाँ पर इसका जो आंसर हमने बिठाया वो कितना आया, x का मान 2। क्यों आया 2? क्योंकि उसने क्या पूछा, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग आपके पास कितना है, शून्य के 4 और माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके जो प्रश्न चल रहे हैं ये मान के चलना, ये फर्स्ट का दूसरा भी इसी में है और फर्स्ट का तीसरा भी इसी में है। ये दोनों प्रश्न ही यहाँ से आएंगे। कौन सी प्रश्नावली से, बहुपद से। जो पाठ नंबर 3 है आपका, जो पाठ नंबर 3 जो बहुपद का है, ये पक्का ध्यान रख लेना कि जो थर्ड वाला पार्ट है बहुपद, बहुपद से एक एक नंबर के 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले 2 प्रश्न आने हैं और वो फर्स्ट का, सेकंड और थर्ड के रूप में होंगे, ये मान के चलना। और जो मैंने जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए हैं, मॉडल पेपर में तो बहुत इजी दोनों प्रश्न थे जो कि अभी हमने सरल किए। हमने तो एक भी कोना नहीं छोड़ा, सभी कोण पे हमने 4 लगाए, 6 लगाए, ये मान के चलना। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बिल्कुल डेली रात्रि को 8 बजे हम आपके बीच में माध्यमिक परीक्षा विशेष जो ई क्लासें हैं वो नियमित रूप में हम ला रहे हैं। इसके 28 प्रश्न हैं और लगभग ये मान के चलना लगभग 30 से 35 क्लास इसकी होनी है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलना कि आपका एक भी प्रश्न गलत भी नहीं होगा। आप एक एक लाइन टू लाइन आप प्रश्नों को सरल करते चले जाएं। जहाँ पर भी आपको लगे कि सर से पूछना है तो आप मेरे को इंडिविजुअल नंबर पे, मेरे नंबर यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई जुड़ना चाहे मेरे से तो इस नंबर पे अपना नाम, पता और जिला वगैरह लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। मैं अपने जो इंडिविजुअल नंबर है व्हाट्सएप का जो ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, उसमें आपको जोड़ूंगा और पूरे के पूरे प्रश्नों पर हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, जो बिल्कुल ऐसी जगह पर रह रहा है, वहाँ पर उसे बिल्कुल और कोई बाहरी जो हम मदद चाहते हैं, जैसे घर पे कोई प्रश्न कर रहे हैं, अब प्रश्न में हम अटक गए, तो आप हमारे इस चैनल पर किसी भी प्रश्नावली का कोई सा भी सवाल, सब सवाल इस पे अपलोड है। आप पूरे के पूरे प्रश्नों को यहाँ से आप बिल्कुल आप देख सकते हो। जैसे टीचिंग लर्निंग जो ऐड होते हैं, जैसे आप मेरी आवाज़ को भी सुन पाओगे, वहाँ पर मुझे देख भी पाओगे और सवाल को भी सरल कर पाओगे। वो सारे के सारे इस चैनल पर अपलोड हैं। तो आप सभी बच्चे उसका लाभ उठाएं और आपके उज्जवल भविष्य के साथ आज का हम लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पर रात्रि 8 बजे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।